सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इस नए साल के पहले महीने के पहले हफ्ते का पहला वाला पार्ट है। तो अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, अभी सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा भारत। तो भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को 113 रन से हराकर सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। और 2021 में यह दूसरी बार हुआ है जब भारत ने एक कैलेंडर ईयर में एशिया के बाहर 4 टेस्ट जीते हैं। इससे पहले 2018 में जीते थे। सेंचुरियन ये साउथ अफ्रीका में एक जगह का नाम है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 ये किसने जीता? ये भी दिसंबर के लास्ट में हुई थी। इसको जीत लिया हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 किसने जीता? ये हुई थी 2021 के स्टार्टिंग में। इसको जीता था मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। उसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती थी? तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके। और 2021 में T20 मेंस वर्ल्ड कप हुए थे। कहां पे? ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात में। उसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके। और 2021 के जो IPL हुए थे, कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में उसके फाइनल हुए थे। तो इसको किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? हर्षल पटेल रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं ये। और इसमें पर्पल कैप किसको मिली? पर्पल कैप किसको मिलती है पहले तो ये क्लियर रखो। जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं ये हर्षल पटेल को ही मिली है। और ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, वो मिली है ऋतुराज गायकवाड़ को। ये चेन्नई सुपर किंग के हैं। अब यहां से मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, 2022 के जो IPL होंगे, पहला तो बताओ वो कहां पे खेला जाएगा? और उसमें अब टोटल 10 टीमें खेलेंगी। 2 नई टीमें शामिल की गई है। उन 2 टीमों के नाम आपको बताने हैं। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 8वां अंडर 19 एशिया कप किसने जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने अंडर 19 एशिया कप को रिकॉर्ड 8वीं बार जीत लिया है। किसको हराया? श्रीलंका को हराया। इसका फाइनल अभी दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला गया था। तो अब आप देख लीजिए कि भारत अब तक 8 बार अंडर 19 एशिया कप जीत चुका है। मतलब जितनी बार हुआ सारी बार ही इंडिया जीत गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप हुई थी, किसने जीती थी? बांग्लादेश ने, भारत को हरा के। उसके अलावा याद रखना 2021 में ही साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप मेंस चैंपियनशिप हुई थी वो। उसके अलावा याद रखना 2021 में ही साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस चैंपियनशिप हुई थी, मालदीव में जो हुई थी। उसको जीता किसने? भारत ने, नेपाल को हरा के। और 2022 में जो वुमेन्स अंडर 18 और अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल, और 2022 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स अंडर 18 और अंडर 19 जो चैंपियनशिप होगी वो कहां पे होगी? भारत में होगी। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, अभी हाल ही में कौन 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए? तो आंसर होगा आरिफ खान। तो जम्मू कश्मीर स्थित अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। आपको पता है 2022 में, यानी कि इस साल बीजिंग विंटर ओलंपिक होंगे। कब? 4 से 20 फरवरी तक। आपको पता है 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक होने हैं फरवरी में, जिसका शुभंकर है बिन ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने। और अभी दिल्ली के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ये पहली वाइस चांसलर भी बनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम, KD जाधव है। ये पहलवान थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में ब्रोंज जीता था इन्होंने। तो ये दोनों याद रखना पॉइंट भी। बाकी हरजिंदर सिंह बीजिंग ओलंपिक में भारत के सेफ डे मिशन बने, ये हरजिंदर सिंह। विक्रम मिश्री डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। और सिद्धार्थ लॉन्गजाम नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह ने 22 टेस्ट मैचों में घर से दूर 100 विकेट लेने का मील का पत्थर हासिल कर लिया। और पूछा जाए कि जसप्रीत बुमराह ने विदेशी धरती पर 100वां विकेट किसका लिया? तो वैन डेर डूसन का। और बुमराह ने अभी तक टोटल 105 विकेट लिए, जिनमें से 101 घर से बाहर लिए।
और बुमराह ने अभी तक टोटल 25 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 23 घर से बाहर हैं। तो प्रश्न क्या है, भारतीय गेंदबाज का नाम बताना है जिन्होंने विदेशी धरती पर 100 विकेट अभी पूरे किए। तो आंसर हो गया जसप्रीत बुमराह। बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो आंसर होगा मेरठ में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए थे। एक तो मेरठ में देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक बनेगा, ये भी याद रखना। और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित किया गया, मणिपुर में। अच्छा किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया, मिजोरम ने। बाकी राष्ट्रीय विरासत संस्थान इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनेगा नोएडा में। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में। और पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। रेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनी है, गुजरात के वडोदरा में। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कर्नम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, ये वेटलिफ्टर है। बाकी जनजाति संग्रहालय बनेगा झारखंड के रांची में। और बिहार में भी पहली खेल यूनिवर्सिटी बनेगी कहां पे, राजगीर में। और लद्दाख में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा उसका नाम सिंधु नदी के नाम पे रखा जाएगा। और इस तरह से ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसका नाम नदी के नाम पर होगा। और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा, मां शाकंभरी के नाम पे। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पे खुलेगा, ये बताओ, गोरखपुर में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में जो हुए थे दूसरा संस्करण, वो था कर्नाटक में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से अभी किसने इस्तीफा दे दिया। तो आंसर होगा रूपा गुरुनाथ को। अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये अभी तक भारत के किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी वायलेट बरुआ असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक इंस्पेक्टर जनरल बनी है। वैशाली हिवासे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी। धृति बनर्जी इंपॉर्टेंट नाम है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी थी, ये ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी को। और ये विनय कुमार त्रिपाठी किनका स्थान लेंगे, सुनीत शर्मा का। बाकी अतीश चंद्र फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने। सौरभ गर्ग यूआईडीएआई के नए सीईओ बने। संजीव कुमार एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन बने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला था, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। और अभी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बने थे कौन, सतीश अग्निहोत्री। बताओ, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल के क्या कर दिया, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। और याद रखना रेल बजट और आम बजट को अलग करने वाली समिति का क्या नाम है, एकवर्थ समिति। और इन्हें साथ में लाने वाली समिति है विवेक देबरॉय समिति। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आप लोगों से, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के। अगर हमारी इस सीरीज को सपोर्ट मिलता है वाकई आप लोगों का, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं इस बार स्टेट वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगी, साथ में इसकी क्विज भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। बस बात वही है, मेहनत में करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सपोर्ट चाहिए होगा। चीजों को रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर उसे कंटिन्यू रखने में मजा नहीं आता है। बाकी आप सब समझदार हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इस्पात मंत्रालय यानी कि स्टील मिनिस्ट्री में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा संजय कुमार सिंह को। और ये किनकी जगह लेंगे, पीके त्रिपाठी की जगह लेंगे। बाकी एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने। सहदेव यादव इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने। और हर्षवंती बिष्ट इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट ये बनी। अब यहां से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पहला प्रश्न तो ये बताओ, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, ग्रीन स्टील यानी कि कोयले को यूज किए बिना बनाया गया स्टील, उसे कहेंगे ग्रीन स्टील, किसने बनाया, स्वीडन ने। स्वीडन की एक कंपनी है हाइब्रिड, उसने। और इसे सबसे पहले बेचा है वोल्वो ग्रुप को। अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने कौन, सज्जन जिंदल। उसी तरह से इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन बने, आलोक सहाय। अभी CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था किसने, टाटा स्टील ने। और यही काम दुनिया में सबसे पहले किया आइसलैंड ने।
और जिसने किया उस प्लांट का नाम है ओरका। अच्छा, टाटा स्टील के एमडी सीईओ कौन है? टीवी नरेंद्रन। इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के ये प्रेसिडेंट बने थे। चलो बताओ, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहां पे किया गया? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। बताओ, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया अभी किसको? अतुल भट्ट को। ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अभी गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 को जीता था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, और इसकी पहली महिला सीईओ कौन है? सोमा मंडल है। और अभी बताओ, किस देश के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील बनाया था? हांगकांग के। और बताओ, भिलाई आयरन स्टील प्लांट कहां पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, जिसे रशिया की सहायता से बनाया गया था। बोकारो आयरन स्टील प्लांट झारखंड में मिलेगा, इसे भी उसकी सहायता से बनाया गया। और दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, इसे इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, इससे रिलेट करके इनको ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। और देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे, हमसे पहले से जुड़े हैं, तो आपको पता है पिछले साल हम लोग वीकली और मंथली करा करते थे। और देखो, आगे पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स होंगे हमारे, तो आपको पता होगा पिछले साल और उससे पिछले साल यानी कि 2020 से एक तो वीकली और मंथली वाले वीडियोस हमारे अपलोड होते थे, उनकी क्विज भी बनती थी और पीडीएफ भी आपको मिलती थी। मतलब मेरी तरफ से पूरी मेहनत जारी थी, लेकिन सच बताऊं तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा था जितना मिलना चाहिए। हमने 1.5 साल इंतजार किया, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिला। उस कारण से पिछले साल अगस्त के महीने में हमें ये बंद करना पड़ा था, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, इनको बनाने में बहुत टाइम और बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए हमने इसको बीच में बंद कर दिया था। लेकिन अभी लास्ट में नवंबर दिसंबर में काफी स्टूडेंट्स बोलने लगे कि फिर से स्टार्ट कीजिए, इसलिए हमने इसकी नई शुरुआत की है। इस नए साल से हमने इसको वापस से स्टार्ट किया है, एक उम्मीद के साथ कि इस बार आप लोगों का सपोर्ट जरूर मिलेगा। पता नहीं क्यों ऐसा मन से फीलिंग आ रही है, सपोर्ट जरूर मिलेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करें, और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या आपके घर परिवार में आस पड़ोस में कोई भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो आपके कॉन्टेक्ट में है, तो प्लीज वीडियो की लिंक को एक बार शेयर जरूर करना। और आप जानते हो, आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे इन सबकी आपको क्विज तो मिलती है, मंथली की पीडीएफ मिलती है, इस बार वीकली की भी पीडीएफ आपको मिला करेंगी। मतलब मेरी तरफ से इस बार भी कोई कमी नहीं रहेगी, बाकी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप कहोगे, आप पूछोगे कि 2021 के जो लास्ट वाले मंथ रह गए हैं उनका क्या होगा, क्योंकि लास्ट में मुझे बनाना नहीं था, तो मैंने मटेरियल जो भी था वो सारा डिलीट कर दिया। अब वापस से मैं उसको बना नहीं सकता हूं, वरना फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकता हूं। क्योंकि बनाने का मूड नहीं था, तो मैंने मटेरियल को स्टोर करके रखा नहीं। तो इसीलिए अब हम नए साल से शुरू कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के कहने पे और आप लोगों के लिए। देखते हैं इस बार कितना आप लोगों का। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वीरेंद्र सिंह पठानिया को। और ये किनका स्थान लेंगे? कृष्ण स्वामी नटराजन का। बाकी विक्रम मिश्री डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने। सोमा शंकर प्रसाद यूको बैंक के एमडी सीईओ बने। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की स्थापना कब होती है? 1977 में। यहां से एक और अच्छा प्रश्न बनता है, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी? नुपुर कुलश्रेष्ठ। और अगर आपसे पूछे इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी जो स्थापना है किस समिति की सिफारिश पे की गई थी, तो आंसर होगा रुस्तमजी समिति। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा किशोर येदम को। तो सबसे प्रमुख सी स्तरीय कार्यकारी पुरस्कारों ने किशोर कुमार येदन को वर्ष 2021 का वर्ल्ड सीईओ विजेता के रूप में चुना है। ये किशोर कुमार येदम ये एफएसएस के एमडी सीईओ हैं। एफएसएस मतलब फेडरल सॉफ्ट सिस्टम्स, ये हैदराबाद में स्थित एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज कंपनी है। तो सिंपल सा याद रखना है, वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला किसे? किशोर येदम को। बाकी विरल देसाई ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 मिला इनको, और इन्हीं को ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। अनुकृति उपाध्याय सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने अपने उपन्यास किंत्सुगी के लिए। और अनिल प्रकाश जोशी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड इनको मिला था। ध्यान रखना ये नाम भी। बढ़ते हैं आगे। बताइए हाल ही में मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा निकिता सोकल ने। तो नई दिल्ली के वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट्स के द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया,
और डॉक्टर निकिता सोकल को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का ताज पहनाया गया। अब जो बाकी नाम है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हरनाज कौर सिंधु, ये चंडीगढ़ से हैं। अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता था। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करो इनसे पहले 69 नंबर का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था। मैं आपको बता देता हूं, वो मैक्सिको देश की थी। नाम क्या है उनका। बाकी श्रुति सितारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। पर्ल अग्रवाल फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता था। अगर आपसे पूछा जाए मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता तो आंसर होगा रश्मि माधुरी ने। पूजा बदलानी का नाम भी याद रखो, मिसेज वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जीता था। और वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता था। अब आप कमेंट बॉक्स में एक और प्रश्न का उत्तर दो, रामानुजन पुरस्कार अभी किसने जीता था। आंसर दो, हम बढ़ते आगे। फिर देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अभी हाल ही में किसे मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा दानिश सिद्दीकी को। तो फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, जिनकी अफगानिस्तान में एक असाइनमेंट के दौरान मृत्यु हो गई थी, अभी उन्हें मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमन्ना, उन्होंने वार्षिक रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म उनको दिया। दानिश सिद्दीकी को खोजी और प्रभावशाली समाचार फोटोग्राफी के अपने स्पेक्ट्रम के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला। उनकी जो पत्नी है फेडरिक सिद्दीकी, उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया। बाकी विरल देसाई ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 मिला। नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार 2021 मिला। और प्रवीण राव 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा रोहित कुमार को। तो मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्तियों को जोड़ना जिन्होंने स्वैच्छिक आधार पर किसी भी मुख्य विषय पर भविष्य के निर्माण में योगदान करने का विकल्प चुना है। बाकी अनीता देसाई टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। M मुकुंदन 2021 का JCB पुरस्कार जीता अपनी पुस्तक दिल्ली असौलीलिकी के लिए। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार इन्होंने जीता। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई। तो आंसर होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश में है ये झांसी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अभी बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की घोषणा कर दी गई है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पे होता है, वाराणसी में। और वाराणसी से आपको याद होगा भारत में रोपवे सुविधा को सार्वजनिक रूप से शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर यही है वाराणसी। और गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर भी आपसे पूछा जाए तो भी आंसर होगा वाराणसी। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका। और आपको याद होगा इसी फिल्म के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। और इनकी शादी हुई थी झांसी में गंगाधर राव से। और देखो नाम बदलने की बात है तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे कि पंजाब में जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। महाराष्ट्र में गौरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पे रखा गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर राजा भोज के नाम पे रखा गया। और फेड कप का संबंध है टेनिस से, लेकिन अभी इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, बिली जीन किंग कप कर दिया, ये याद रखना। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम कल्याण कर्नाटक कर दिया। रेलवे सुरक्षा बल का नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन कर दिया। भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। और मध्य प्रदेश में ही पाताल पानी रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा, उसका नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। जोधपुर में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, उसका नाम महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया। कर्नाटक में हुबली रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा, उसका नाम श्री सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया। और दिल्ली का प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके नाम चेंज हुए हैं अभी।
रिसेंटली, इनको याद रखना। कुछ और भी हैं, वो आगे क्वेश्चन जैसे जैसे आते आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा धीरे धीरे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीप का नाम बदलने की घोषणा की? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ब्रिटिश सिंहासन पर 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने एस्पिन द्वीप का नाम बदलेगा। और आपको बता दूं कि सन 2022 में सिंहासन पर 70 साल की प्लेटिनम जयंती मनाने वाली ये पहले ब्रिटिश सम्राट हैं। और आपको एक और करंट अफेयर्स का पॉइंट याद दिलाऊंगा। अभी जो बारबाडोस है, ये देश है बारबाडोस, उसने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया। अब पहला चुन लिया तो उसका नाम भी पता हो, क्या है? डेम सेंड्रा मैसन। और द्वीपों के नाम बदलने से आपको 3 नाम तो जरूर याद आते होंगे। अंडमान निकोबार के हैं ये तीनों द्वीप जिनके नाम बदले गए थे। कौन कौन से? रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया। नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप किया गया। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक ने। तो अभी इंडसइंड बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट को शुरू करने की घोषणा कर दी है। अब इसमें होगा क्या? इसमें जमा राशि का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का समर्थन करने वाली परियोजनाओं और फर्मों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। देखो इंडसइंड बैंक की बात करेंगे, स्थापना होती 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ सुमंत कटपालिया हैं। इसकी टैगलाइन होती है वी मेक यू फील रिचर। बाकी एक्सिस बैंक अभी देश में पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने के मामले में ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना। फेडरल बैंक महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना इन्होंने शुरू की थी और मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का अवार्ड मिला था इसे। एचडीएफसी बैंक मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अवार्ड जीता था इसने। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए 1 जनवरी 2022 से बैंकिंग ग्राहकों को एटीएम से प्रति लेन देन कितने का भुगतान करना होगा? तो आंसर होगा 21 रुपए। इसका मतलब ये हो गया, देखो आपको पता है आप अपने बैंक के एटीएम से महीने में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये तो आपको पता है, लेन देन कर सकते हो। कितने? 5 मुफ्त लेन देन कर सकते हो। और अगर आप उसके बाद करते हो तो आपको चार्ज देने पड़ेंगे। और कितना चार्ज लगेगा? तो अभी तक आपको प्रति लेन देन प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता था 20 रुपए आफ्टर फ्री ट्रांजैक्शन, पर अभी इसे बढ़ा करके 21 रुपए कर दिया। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कितने प्रतिशत बढ़ा दिया, तो 5% बढ़ा दिया। रुपए में तो 1 रुपया बढ़ा दिया। और देखो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जो मुफ्त के 5 ट्रांजैक्शन है एक महीने में, उसमें आप पैसे निकालते हो या डालते हो तो वो तो काउंट होगा ही सही, पर अगर आप बैलेंस पता करते हो या पिन चेंज करने के लिए जो ट्रांजैक्शन करते हो उसे भी 5 मुफ्त में शामिल किया गया है। इसीलिए इसको बोलते हैं वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन। तो अपने बैंक से तो आप एक महीने में 5 और दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में 3 मुफ्त लेन देन आप कर सकते हो। उसके अलावा जो करोगे उस पर अब 21 रुपए चार्ज लगेगा आपका पर ट्रांजैक्शन। ये इस प्रश्न में बताया गया है। देखो थोड़ी सी आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा बताओ आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 में। गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। गवर्नर से भी 2 नाम याद रखना, पहले ब्रिटिश गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख हैं। इस आरबीआई का लोगो होता है, उसमें एक पेड़ आपको मिलेगा, उसे कहते हैं पाम ट्री, ताड़ का पेड़, और जो जानवर होता है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन रहा है? तो आंसर होगा गुजरात। अच्छा इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अब से एटीएम में अगर कैश खत्म हो जाता है तो उस केस में भी बैंकों पे 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा आरबीआई। अगर एक महीने में किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम में कैश खत्म हो गया और 10 घंटे तक भी कैश की सप्लाई नहीं हुई तो फिर उस पर चार्ज लगेगा 10,000 रुपए। देखो आरबीआई से 3 बुकें मैं आपको बताऊंगा। इसके जो पूर्व गवर्नर थे बिमल जालान, उन्होंने बुक लिखी द इंडिया स्टोरी। और पूर्व गवर्नर एक और थे उर्जित पटेल, उन्होंने भी बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। एक पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य, उनकी बुक का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, अभी अमेरिका की गोल्डन गर्ल नाम से प्रसिद्ध
अभिनेत्री का निधन हो गया। नाम बताइए। बेट्टी व्हाइट। तो अमेरिका की गोल्डन गर्ल और द मैरी टॉयलर मूर शो में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता अभिनेत्री और कॉमेडियन बेट्टी व्हाइट का निधन हो गया। आपको बता दूं 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें 75 साल से अधिक के करियर के साथ सम्मानित किया था। और अभी जो वहां के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने बेट्टी व्हाइट को सांस्कृतिक प्रतीक कहा जिसे बहुत याद किया जाएगा। अब देखो निधन वाली बात है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा जो भी न्यूज में थे। दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला का भी निधन हुआ था जिनका नाम है फ्रांसेस्का सुसानो। 124 साल की थी ये, और ये आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये फिलीपींस से थी और उन्हें प्यार से लोला कहते थे। अभी भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का भी निधन हो गया, उनका नाम था शारदा मेनन। इफ्को के चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम था बलविंदर नकई। और रामानंद सागर की रामायण आती थी, उसमें रावण बने थे अरविंद त्रिवेदी, उनका भी निधन हो गया। हमारे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा, उनका भी निधन हो गया। बीबीसी पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला थी रजनी कौल, उनका भी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी चंद्रा नायडू, उनका भी निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी एस पद्मावती, उनका भी निधन हो गया। और सबसे उम्र दराज छात्रा भागीरथी अम्मा, उनका भी निधन हो गया, केरल से थी ये। एक गौरी अम्मा का नाम भी याद रखो, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, इनका भी अभी निधन हो गया। और मान कौर का नाम भी याद रखो, सबसे उम्र दराज महिला एथलीट थी, 105 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। और 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्र दराज छात्रा थी भागीरथी अम्मा, इनका भी अभी निधन हो गया। और अम्मा से याद आएगा गौरी अम्मा, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, इनका भी अभी निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश के प्रसिद्ध संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया? तो आंसर होगा केन्या। तो विश्व प्रसिद्ध केन्याई जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड लीकी, जिन्होंने अफ्रीका में मानव जाति के विकास को साबित करने में मदद करने वाले सबूतों का पता लगाया, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। उन्हें जीवाश्मों की खोज के लिए जाना जाता है। उन्हें 1984 में तुर्काना बॉय की खुदाई में 1.6 मिलियन साल पहले के युवा पुरुष के कंकाल मिले, और वे केन्या में हाथियों और गेंडों के अवैध शिकार को रोकने में भी एक प्रमुख शक्ति बन गए थे। निधन हो गया लेकिन अभी इनका। और केन्या से आपको याद होगा मार्था कूम का नाम, केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। और डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने, ये भी केन्या से हैं। केन्या की कैपिटल होती है नैरोबी, और यहीं पे आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, जिसके हेड कौन है? इंगर एंडरसन। इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 में, इसीलिए तो 5 जून को आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हो। देखो केन्या की करेंसी क्या होती है? केन्याई शिलिंग, और प्रेसिडेंट है उरुहु केन्याटा। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि रशिया ने अपना पहला परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा सिबिर। तो अभी रशिया ने अपना पहला परमाणु संचालित आइस ब्रेकर को लॉन्च किया, जिसे सिबिर नाम दिया गया। और ये आइस ब्रेकर आर्कटिक के माध्यम से साल भर शिपिंग के लिए समुद्री मार्ग को खुला रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और ये आर्कटिक क्षेत्र में भारत की व्यापक उपस्थिति को सक्षम करेगा। रशिया की कैपिटल होती है मॉस्को, करेंसी होती है रूबल, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अभी रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया था। और डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को किसने जीत लिया? अभी रशिया ने जीत लिया क्रोएशिया को हरा के। भारत और रशिया के बीच में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंदिरा। और भारतीय नौसेना ने स्टील्थ फ्रिगेट तुशील को रशिया में लॉन्च किया था। और अभी रशिया ने पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट जिसका नाम है आर्कटिक M, उसको भी लॉन्च किया था। और रशिया के स्पेस स्टेशन जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस, उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नोका नाम से अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला को लॉन्च किया। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी चाइना के शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइनें खोली गई है, और अब इन 2 लाइनों के साथ शहर के मेट्रो नेटवर्क की टोटल लंबाई हो गई है 831 किलोमीटर, जो दुनिया की सबसे लंबी है। अच्छा, वर्तमान में शंघाई में पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइनों की कुल संख्या हो गई है टोटल 5, जिसकी लंबाई है 167 किलोमीटर, जो कि इसे दुनिया में पहला बनाता है।
तो शंघाई के बाद बीजिंग और नई दिल्ली सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों की सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वहीं अगर भारत में बात करोगे तो दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा बना था? हैदराबाद मेट्रो रेल नेटवर्क, जो 69.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। अच्छा बताओ, हमने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार, उसका एक्सपांड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने का लोन लिया? $500 मिलियन का। और पूछा जाए कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने कहां पर पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की, तो आंसर होगा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे। अच्छा, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कौन सी है? दिल्ली मेट्रो है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कौन सी है? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे चल रही है ये। और पूछे कि कौन सी मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है, तो आंसर होगा कोलकाता मेट्रो। वैसे टोटल आपके रेलवे जोन 18 है। 18वां बना था साउथ कोस्ट रेलवे जोन, और जो 17वां रेलवे जोन है वो यही है, कोलकाता मेट्रो रेलवे। और अभी आपने पढ़ ही लिया रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी। बाकी चाइना की बात है तो चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। बीजिंग में अभी 2022 में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, जिसके शुभंकर बिन ड्वेन ड्वेन और शुएन रॉन रॉन है। और बीजिंग में आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी मिलेगा। रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो इतना आप यहां से याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की, तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर। तो राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया है। बाकी आईआईटी मद्रास की बात करेंगे तो अभी इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर, जिसका नाम है नियो बोल्ट, उसको विकसित किया। आईआईटी रोपड़ की बात करते हैं तो दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर इन्होंने बनाया, जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ। और आईआईटी रुड़की से आपको याद होगा। उससे पहले तो आप ये बताओ कि अभी भूकंप एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा उत्तराखंड। और उस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की ने ही बनाया है, ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है, तो आंसर होगा महू। तो अभी भारतीय सेना ने महू मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। क्यों की गई, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय की सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है नवाचार, यानी कि कुछ नया करना और ट्रेनिंग को मजबूत करना। अच्छा, वैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल है। और अभी हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं, यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये बने हैं विक्रम मिश्री। याद रखना इनका नाम भी। और क्वांटम से आप एक पॉइंट लिंक कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट अभी लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है, तो आंसर होगा क्यू सिम। इसको लॉन्च किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। देखो, भारतीय सेना की बात है तो तीनों प्रमुखों के नाम आपको याद होने चाहिए। हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे हैं, अभी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ये अध्यक्ष भी बने। और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। उसी तरह से एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। और नेवल चीफ हमारे आर हरि कुमार है। नेवल डे हम नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसे ईज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आंसर होगा विजयराज और वरुण शर्मा को। तो बॉलीवुड एक्टर हैं ये दोनों, विजयराज और वरुण शर्मा, और इन दोनों को भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है ईज माई ट्रिप, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ईज माई ट्रिप इसे 2008 में निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी के द्वारा बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर्स की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। अभी हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी कौन? अदिति अशोक, ये गोल्फर है। और अभी हुंडई मोटर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? याद रखना, अनूस किम बने थे। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी ऋषभ पंत, और अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने थे संजय दत्त। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी एमसी मैरीकॉम, जो कि बॉक्सर है, मणिपुर से हैं। ट्राइफेड मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। सोनू सूद अभी पंजाब में कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। वैसे दिल्ली सरकार ने इन्हें देश का मेंटर कार्यक्रम के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सलमान खान ये महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण के राजदूत बने थे। नीरज चोपड़ा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने।
रानी रामपाल और स्मृति मंदाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बनी। भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर बने इम्तियाज अली। और चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बनी थी। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस कोविड-19 वैक्सीन को भारत में उपयोग के लिए DCGI की मंजूरी मिल गई? तो आंसर होगा कोर्बीवैक्स। तो कोर्बीवैक्स ये एक प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन है जिसे अभी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। और इसको किसने बनाया? बायोलॉजिकल ई कंपनी ने, हैदराबाद की कंपनी है ये। अच्छा, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसको कहते हैं B.1.1.529, ये साउथ अफ्रीका से आया। उसके अलावा अभी एक कोवोवैक्स वैक्सीन है जिसको भी मंजूरी मिल गई है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। वैसे इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे की है उसने कोविशील्ड को बनाया था। कोविशील्ड एक एक्टिव वैक्सीन है। और कोवैक्सीन को किसने बनाया था? भारत बायोटेक ने, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, जो कि एक इनएक्टिव वैक्सीन है। और इसी तरह से एक और वैक्सीन है जाइकोव डी, ये डीएनए आधारित पहली वैक्सीन थी जिसे जाइडस कैडुला ने बनाया। स्पुतनिक भी आप जानते ही रशिया ने बनाया। और भारत में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया था? पिछले साल 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन होता है और 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर जी की जयंती होती है। अच्छा, B.R. अम्बेडकर जी से एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, इन्होंने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो याद रखना अनुच्छेद 32 को। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है DRDO ने अभी 1 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? वैसे तो सबको पता है DRDO 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, लेकिन कौन सा मनाया? तो 64वां। DRDO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 में। DRDO के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी है। और DRDO का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। और वैसे 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे, फिर कब मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी किसने 100 दिवसीय पठन अभियान जिसका नाम है पढ़े भारत, इसको शुरू किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। हमारे शिक्षा व कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अभी 1 जनवरी 2022 को ही पढ़े भारत अभियान को इन्होंने शुरू किया। ये 100 दिनों तक चलेगा और इस अभियान में छात्रों का सीखने का जो स्तर है उसमें सुधार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें कौन कौन भागीदार होंगे? छात्र भी होंगे, उनके अभिभावक भी होंगे और उनके टीचर भी होंगे। तो इस अभियान का नाम याद रखना है पढ़े भारत अभियान। चलो, शिक्षा मंत्री की बात हो रही है ना। अच्छा, आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, तो आप ये बताओ शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। वैसे तो मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय था। अब यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची का विषय बनाइए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन अभी किस राज्य में किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश में एक तो कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट और बिना पन की पाइपलाइन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो बीना स्थान है ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, जो कि रिफाइनरी के लिए फेमस है। और पनकी कहां पर है? कानपुर में है। तो पेट्रोलियम उत्पादों के सरल परिवहन के लिए इस बिना पनकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट का विकास होगा। इसकी लंबाई टोटल होगी 365 किलोमीटर, ये याद रख लो। लागत आने वाली है लगभग 1500 करोड़ रुपए। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं संजीवनी परियोजना के बारे में याद है क्या? तो आप कहोगे हाँ, हरियाणा सरकार ने घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की थी। उसी तरह से समुद्रयान परियोजना, इसको शुरू किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यह भारत की पहली मानव युक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य क्या है? उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गहरे पानी के भीतर मानव युक्त वाहन रखना। इसे लॉन्च किया गया था चेन्नई से। और मां उमिया धाम परियोजना, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में इसकी आधारशिला रखी थी। यहीं पे उमिया माता धाम मंदिर बनेगा। और केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना, इसमें आपसे पूछेगा कि पानी कहां से कहां जाएगा? तो केन नदी से बेतवा नदी में। और माता टीला परियोजना ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है
कि अभी हाल ही में किसे विस्तारा के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। विस्तारा एयरलाइंस की बात हो रही है, तो आंसर होगा विनोद कन्नन को। और ये किनका स्थान लेंगे? लेस्ली थंग का स्थान लेंगे। आपको बता दूं, विस्तारा ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइन का एक जॉइंट वेंचर है, संयुक्त उद्यम है। अच्छा, सुभाष गर्ग UIDAI के सीईओ बने और VS पठानिया हमने देखा इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें डायरेक्टर जनरल बने। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अभी चेयरमैन और सीईओ बने। एक याद रखना, एयरलाइन है गो एयर, उसका नाम बदल के अभी गो फर्स्ट हो गया है। फिर बताइए 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा ने दिसंबर 2021 के दौरान 43% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4080.14 करोड़ रुपए का संग्रह किया। और जीएसटी लागू होने के बाद यह राज्य के द्वारा जीएसटी का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सकल संग्रह है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ जीएसटी दिवस हम कब मनाते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेंशन भोगियों की पहचान के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली को शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने राज्य सरकार के पेंशन भोगियों के लिए पहचान के सत्यापन और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा शुरू की। मतलब अब वे अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके किसी भी सरकारी कार्यालय में आए बिना अपनी पहचान और जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा कर सकेंगे। ये इसका मतलब हो गया। बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। सूडान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की, उनका नाम बताइए। अब्दुल्ला हमदोक। तो सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्ता पलट के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है इन्होंने। इनका नाम ध्यान रखना। बाकी मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ओलाफ स्कोल्ज इंपॉर्टेंट नाम है, जर्मनी के नए चांसलर बने। और डैम सेंट्रा मैसन बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी है। सूडान की कैपिटल क्या होती है? खार्तूम होती है, अफ्रीकन कंट्री है ये। और यहाँ की करेंसी होती है सूडानीज पाउंड। और देखो यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है, ब्लू नील और व्हाइट नील नदी ये कहां पे मिलती है? सूडान में मिलती है और उसके बाद में इसे नील नदी कहा जाता है। और सूडान से अलग होकर एक देश बना था जिसको कहते हैं साउथ सूडान, जिसकी कैपिटल होती है जुबा। याद रखना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम देश कौन सा है? 193rd साउथ सूडान ही है। ध्यान रखना ये पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था विधवा पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 1400 रुपए। तो याद रखना अभी उत्तराखंड सरकार ने 1 जनवरी 2022 से वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ा के 1400 रुपए कर दिया। इसके अलावा भी उत्तराखंड सरकार ने अतिथि महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश देने का भी निर्णय लिया है। अच्छा, उत्तराखंड की याद रखना 2 कैपिटल है। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो तो देहरादून है, जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण है। नए मुख्यमंत्री बन गए पुष्कर सिंह धामी, नए गवर्नर बन गए गुरमीत सिंह, नए चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? ऋषभ पंत बने थे। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि 2021 में किस महीने के लिए ऋषभ पंत को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया था, तो आंसर करना जनवरी। और यहीं पे आपको अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। ये स्टैटिक प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये न्यूज में था। और न्यूज में क्यों था? पहले तो ये याद रखो, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि अभी इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। इसे मस्क डियर पार्क भी कहते हैं। तो स्टैटिक प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, आपके करंट अफेयर से निकल के आते हैं। कोई नेशनल पार्क आ गया चर्चा में, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया, कोई स्टेडियम आ गया, कोई एयरपोर्ट आ गया, तो एग्जामिनर क्या करता है, उसी एयरपोर्ट को आपसे पूछ लेगा। और स्टूडेंट को लगता है कि ये स्टैटिक प्रश्न आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे एयरपोर्ट्स को रटने लग जाता है, सारे नेशनल पार्क को रटने लग जाता है। तो हाँ, पहले आते थे लेकिन अब वो जमाना गया, अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। तो आप भी उसके साथ बदलोगे तो फायदे में रहोगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर के साथ जो हमारी रिवीजन क्लास अपलोड होती है उसको देखा करो, क्योंकि वहां पे 10 स्टैटिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूं और वो वही स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके करंट अफेयर से निकल के आ रहे हैं। कोई नेशनल पार्क न्यूज में रहा, जैसे कि अभी ये आ गया अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये मैं आपको वहां पे डाल दूंगा। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? उत्तराखंड में है। और करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज में क्यों था। तो यही तरीका होता है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उड़ीसा सरकार ने महंगाई भत्ते को कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है, तो आंसर होगा 3%। तो अभी उड़ीसा सरकार ने 1 जनवरी 2022 से
सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस को 3% से बढ़ाने की घोषणा की। मतलब सरकारी कर्मचारियों को अब 31% डियरनेस अलाउंस मिल सकेगा। और अभी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों के बकाया पर 30% भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। और इसी तरह की एक और न्यूज मैंने आपको बताई थी, तमिलनाडु सरकार ने भी महंगाई भत्ता 17% बढ़ा करके 31% कर दिया। अब वैसे बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और आपको याद होगा कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर आपका भुवनेश्वर ही है। और भारत की पहली चेस अकेडमी ये खोली जाएगी भुवनेश्वर में। और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन भी किया गया भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। अभी एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भी किया गया भुवनेश्वर में। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है यहाँ के, और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और याद रखना 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये उड़ीसा में होंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यहीं पे बन रहा है राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया। उड़ीसा में आपको चिल्का लेक मिलेगी जो कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और भारत की पहली रामसर साइट भी यही है। कब दर्जा मिला था? 1981 में। इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य आपको मिलेगा। यहीं पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। अच्छा, भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गांगेटिक डॉल्फिन है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। और यहीं पे गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू हुई थी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, उड़ीसा के कुछ प्रमुख महोत्सव हैं वो याद होने चाहिए आपको, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व महोत्सव हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया। उसके अलावा 24 घंटे नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर आपका उड़ीसा का ही है, पुरी। और अभी उड़ीसा के कटक जिले में राज्य का सबसे लंबा पुल भी खोला गया है, जिसका नाम टी सेतु है। टी आकार का है ये। किस नदी पे? महानदी पर, जिसकी लंबाई है 3.4 किलोमीटर। और इसी तरह से याद रखना भारत का सबसे लंबा डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, हीराकुद डैम है, ये भी उड़ीसा में है। ये भी महानदी पर है। और महानदी के किनारे कौन सा शहर है? कटक। और कटक में ही आपको बाराबत्ती स्टेडियम मिलेगा और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा कटक में ही। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब अब आप दे दो मुझे। अभी देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? अब आप ये तो समझ गए होंगे इसका आंसर उड़ीसा होगा, लेकिन उस जिले का नाम आपको बताना है। हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने देश के कितने शहरों में वर्ष 2022 में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा 13। तो अभी दूरसंचार विभाग ने भारत के 13 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की। अब वो 13 शहर कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर। तो गुजरात से 3 हो गए। एक लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और चंडीगढ़। और अब कौन कौन सी टेलीकॉम कंपनियां इस पे टेस्टिंग कर रही है, काम कर रही है? जियो हो गया, एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया हो गया। अच्छा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? पीडी वघेला। एक लेन का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। एक एग्जाम में पूछा गया था ये, तो ये भी ध्यान रखना। तो देखिए, इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हो गई? तो आंसर होगा 126। तो 2012 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा आंकड़ों का संकलन शुरू हुआ था और तब से हर साल हुई मौतों में से पहली बार 2016 में सबसे बड़ी संख्या में बाघों की मौत दर्ज की गई थी। उस साल 121 बाघों की मौत हुई थी। तो भारत के बाघ संरक्षण निकाय के अनुसार 2021 में तो 126 बाघों की मृत्यु हुई है, जो कि अब तक का सबसे अधिक माना जा रहा है। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। जिसकी थीम क्या रही थी? 2021 की बात कर रहे हैं। थीम थी देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड्स, उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता है 1973 में, जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आता है। अच्छा, देश का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और टाइगरों की संख्या को डबल करने का लक्ष्य 2022 है, लेकिन समय से पहले किसने डबल कर लिया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए तो उसे TX2 अवार्ड मिला था। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश शांखला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को।
वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र को और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जबकि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहते हैं। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन को कहते हैं और साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा को कहते हैं। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में कैटेगरी में अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। हम बढ़ते आगे। तो गाइज ये था 2022 के जनवरी महीने के पहले वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट। उम्मीद करूंगा आपको सेशन पहले की तरह ही अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा, आपको मेरी मेहनत जरूर नजर आई होगी। और अगर हाँ तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिए। सिर्फ इतना सा करना है, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है। और आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके इसके लिए मैंने इसकी क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन। थैंक यू गाइस।